नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड व्यू विद अमित कुमार पालित। खाड़ी के देशों के बीच पिछले कुछ वक्त से जो संघर्ष देखने को मिला है, ईरान के वजह से या ईरान के चलते जो संघर्ष हो रहा है, उसके चलते इस पूरे मिडिल ईस्ट में एक नई तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तैयार हुआ है। हालात पैदा हुए हैं, स्थिति पैदा हुई है और साथ ही साथ जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसमें भी नए तरह के करार और समझौते हो रहे हैं, जो आने वाले वक्त में इस क्षेत्र के साथ साथ पूरी दुनिया पर असर डालेगा। क्या है सऊदी का नया करार? जी हाँ, ये जो करार सऊदी का है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन आपको बता दूं कि जो होने जा रहा है करार, ये पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया पर असर दिखाएगा। अब पहली चीज आती है कि आखिरकार क्या करार सऊदी अरबिया करने जा रहा है। देखिए, सऊदी ने इस बीच कई अहम करार किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पिछले कुछ दिन पहले जिसके बारे में जानकारी मिली थी वो है अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील। हालांकि ये सिविल न्यूक्लियर डील है, लेकिन पहली बार सऊदी अरेबिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने जा रहा है और अमेरिका ने जिसके लिए हामी भर दी। अब इससे पहले सिर्फ और सिर्फ यूएई के साथ ये करार हुआ है अमेरिका का, और उससे पहले अगर आपको याद हो एक और करार हुआ था, और वो था पिछले साल सितंबर में। पिछले साल सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एक करार किया था। लेकिन अब जो करार होने जा रहा है, या यूं कहें कि आज जो करार होने जा रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के साथ साथ टर्की भी शामिल होगा। तो सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान मिलकर जेद्दा में मुलाकात हो रही है, और जेद्दा में तीन देशों के बीच ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है। ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट यानी तीन देश मिलकर करेंगे इसको, पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया। एर्दोगान सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, शहबाज शरीफ भी जेद्दा पहुंच रहे हैं, और मोहम्मद बिन सलमान, ये तीनों जेद्दा में मुलाकात होने जा रही है। इनकी मुलाकात होगी और उसके बाद ये साइन किया जाएगा डिफेंस पैक्ट। अब इससे पहले इन दोनों देशों के साथ कैसे रिश्ते रहे हैं सऊदी अरेबिया के, ये भी आपको मैं बताता हूं। तब आप समझेंगे कि आखिरकार क्यों ये जो पैक्ट होने जा रहा है, इसका असर आने वाले वक्त में इस पूरे क्षेत्र पे देखने को मिलेगा। अब सबकी पोजीशनिंग समझ लीजिए, क्या क्या पोजीशनिंग है, सबकी ताकत क्या है। पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है। पैसा नहीं है, पैसा ठन गोपाल, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब है। और साथ में क्या है? मैन पावर है, यानी कि सैनिक है, भाड़े पे वो अपना सैनिक दे सकता है। दूसरा, टर्की के पास क्या है? टर्की के पास पैसा तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसके पास है डिफेंस इंडस्ट्री। डिफेंस इंडस्ट्री है, हथियार बना रहा है। और टर्की जो ड्रोन्स है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने किया था, वो काफी कारगर साबित हुआ। तो टर्की के पास डिफेंस इंडस्ट्री है। अब बात आती है सऊदी के पास क्या है? सऊदी के पास पैसा है, बहुत पैसा है। इतना पैसा है कि आप सोचिए कि 78 बिलियन डॉलर्स ये डिफेंस, उसका जो टोटल जीडीपी है, यानी कि सऊदी के टोटल जीडीपी का 7% वो डिफेंस पे खर्च करता है। दुनिया के सबसे बड़े परचेजर्स में से एक है जो हथियार खरीदता है। तो जो 78 बिलियन डॉलर्स की जो इंडस्ट्री है, या फिर क्या कह सकते हैं कि इंडस्ट्री नहीं, 78 बिलियन डॉलर्स का जो पैसा है सऊदी के पास, उस पर नजर है टर्की की। और टर्की अभी से नहीं, बहुत पहले से लगातार कोशिश कर रहा है कि वो हथियार बेचे। तो ये तीनों देशों के बारे में और इनकी खूबियों के बारे में आपने समझ लिया कि किसके पास क्या है। पाकिस्तान के पास मैन पावर है, हथियार है, जो वो सऊदी को पहले ही देने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि दोनों के बीच जो पैक्ट हुआ था सितंबर 2025 में, सितंबर 2025 में, और ये जो म्यूचुअल स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट किया गया है, डिफेंस एग्रीमेंट किया गया है, जिसके तहत सऊदी अरब के ऊपर अगर कोई भी हमला होता है और पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई भी हमला होता है, तो ये माना जाएगा कि दोनों देशों पर हमला है। एक दूसरे पर अगर हमला होता है, जैसे कि नेटो का है, नेटो का जैसा समझौता है, वैसा ही समझौता सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुआ है। तुम पे हमला हुआ तो मैं अपने ऊपर हमला मानूंगा, मुझ पे हमला हुआ तो मैं तुम पे हमला हुआ, वो भी मानेगा कि तुम पे हमला हुआ है। अब आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की ओर से सऊदी अरेबिया के साथ बहुत पहले से ही डिफेंस डील बने हुए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान के जो
ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स हैं, वो मदद करते रहे हैं सऊदी अरेबिया को बहुत सारे मिशंस में। अगर आपको याद हो पिछले दिनों जो यमन के साथ जो लड़ाई चल रही थी, उस दौरान भी जो एयर स्ट्राइक्स हुए थे उसमें पाकिस्तान ने मदद की थी सऊदी की। अभी भी पाकिस्तान में के जो एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन कह सकते हैं कि एक स्क्वाड्रन भेजा हुआ है सऊदी अरेबिया में मदद के लिए। ऑफिसर्स भेजे हुए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भेजा हुआ है, सब भेजा हुआ है सऊदी में। और जो वहाँ के डिफेंस सेटअप है वहाँ पर पाकिस्तान के सेना की अच्छी खासी मौजूदगी है। तो कह सकते हैं कि भाड़े पे यानी पैसा देते हैं और पाकिस्तान के सैनिक और उसके हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक विजन अब मोहम्मद बिन सलमान ने रखा है। मोहम्मद बिन सलमान का विजन है 2030 तक सऊदी अरेबिया जो अपना डिपेंडेंसी है, जो आश्रित है हथियारों के लिए, उसे वो 50% तक लेकर आएगा। यानी कि 50% जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, जो हथियार हैं, वो सऊदी अरेबिया में ही बनाए जाएंगे। ये 2030 का विजन रखा है मोहम्मद बिन सलमान ने। अभी क्या है? अभी करीब 70% हथियार सऊदी अरेबिया जो खरीदता है वो अमेरिका से खरीदता है, 70% हथियार। और इसी को वो बदलना चाह रहा है और उसकी कोशिश ये है कि किस तरह से वो सऊदी अरेबिया में ही डिफेंस इंडस्ट्री को लगाए। और इसमें मदद कौन कर रहे हैं? इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मदद उसको मिली है, एक तो चीन के साथ, चाइना के साथ बात हो रही है, दूसरा है तुर्की के साथ। अब तुर्की के साथ एक अहम समझौता हुआ 2023 में, जिसमें $3 बिलियन के तहत एक करार किया गया जिसमें ड्रोन्स बनाए जाएंगे। और ड्रोन्स कहां बनाए जाएंगे? टर्की सऊदी अरेबिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा और यहां पर ही ड्रोन्स तैयार करेगा। $3 बिलियन का अब तक का कहा जाता है कि सबसे बड़ा डील है ड्रोन्स का जो सऊदी अरेबिया ने टर्की के साथ किया है। इसके साथ साथ टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच और भी करार हुए हैं जिसमें आर्मर्ड व्हीकल्स बनाना, बख्तरबंद गाड़ियों का निर्माण किया जा रहा है, सऊदी अरेबिया में टर्की कर रहा है। तो 2023 या 22 के बाद से ही लगातार धीरे धीरे सऊदी अरेबिया ने इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। टर्की के साथ बात करके टर्की से जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है यूनिट्स को यहाँ पर लाया जा रहा है, हथियार भी खरीदे जा रहे हैं और साथ ही सऊदी अरेबिया में ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही टर्की ने एक और अहम ऑफर दिया है और वो ऑफर है कान 5th जनरेशन फाइटर। ये स्टेल्थ फाइटर है जिसका प्रोडक्शन बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है, अभी तो प्रोटोटाइप ही चल रहा है टर्की में। तो 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तैयार किया है टर्की ने, वो बेचने के लिए अब सऊदी अरेबिया से डील कर रहा है। और सऊदी अरेबिया करीब 100 कान 5th जनरेशन फाइटर जेट्स खरीदने के लिए इच्छुक है। अब कोशिश ये होगी कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग टर्की के साथ साथ सऊदी अरेबिया में भी की जाए। अब अमेरिका के साथ पहले से ही जब इतने अच्छे रिश्ते हैं सऊदी अरेबिया के, तो क्या अमेरिका चाहेगा कि उसका इतना बड़ा एक बाजार जिसको वो 70% हथियार, सऊदी के जो 70% हथियार है अमेरिका बेचता है, वो उसके हाथ से निकल जाए? लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया साथ आने को मजबूर हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ईरान, क्योंकि ईरान यहाँ पर चुनौती दे रहा है यहाँ पर खलीफाओं को। सऊदी अरेबिया मौजूदा आप कह सकते हैं कि अभी खलीफा तो कहा नहीं जाता है क्योंकि खिलाफत खत्म हो चुकी है, लेकिन टर्की वो इस्लामिक देशों का खलीफा बनना चाहता है। सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना होने की वजह से वो अपने आप को मानता ही है कि वो अघोषित खलीफा है एक तरह से। और ईरान, टर्की और सऊदी अरेबिया, ये अरब और तुर्की भले ही दोनों अलग अलग कह सकते हैं कि एक आइडेंटिटीज हैं, दोनों अलग मुल्क भी हैं, दोनों एक अलग संस्कृति से आते हैं। वो टर्किश है, ये अरबिक है, लेकिन दोनों सुन्नी हैं। ईरान भले ही इस्लामिक देश है लेकिन है शिया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन में जो सुन्नी और शियाओं के बीच एक संघर्ष देखने को मिल रहा है,
भले ही इसका मसला इस वक्त कुछ भी हो, चाहे वो इजराइल को लेकर शुरुआत हुई हो या अमेरिका के बीच में आने के बाद ये संघर्ष शुरू हुआ हो, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस इलाके में जो संघर्ष है शिया और सुन्नियों का सदियों से चला आ रहा है। और एक बार कहीं ना कहीं जो ये आप देख रहे हैं गठबंधन जो हो रहा है उसके पीछे ये है मसला है। अब पाकिस्तान के साथ ये जो करार करने की बात हो रही है ट्राइलेटरल, ये कुछ उसी तरह से होगा जैसा सऊदी और पाकिस्तान के साथ किया गया है कि तीनों देश ये मानेंगे कि किसी पर भी अगर हमला होता है, हालांकि जब ये समझौता हो जाएगा, ये करार हो जाएगा, उसके बाद निकल कर आएंगी, लेकिन एक्सपर्ट से ये मान रहे हैं कि टर्की यही चाहता है कि कुछ उसी तरह से हो जिस तरह से सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुआ है कि एक दूसरे पर अगर हमला होता है तो माना जाएगा कि हम पर हमला हुआ है और सब मिलके एक साथ उसका मुकाबला करेंगे। और साथ ही साथ जो सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो ये डिफेंस डील हुआ है पिछले साल, उसमें अघोषित तौर पे माना जाता है कि क्योंकि पाकिस्तान एकमात्र इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, परमाणु हथियार है, तो ऐसे में सऊदी अरब ने जो डील करके पाकिस्तान से एक तरह से न्यूक्लियर अम्ब्रेला लिया है प्रोटेक्शन के लिए, वही टर्की भी चाहता है। टर्की भी चाहता है कि उसको भी ये प्रोटेक्शन मिले और जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करे टर्की के दुश्मन के ऊपर या फिर सऊदी अरेबिया के दुश्मन के ऊपर। फिलहाल सऊदी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? फिलहाल तो ईरान ही है। जब हम बात कर रहे हैं कि आज जद्दा में मुलाकात होने जा रही है इन तीनों देशों के नेताओं की और डिफेंस पैक्ट साइन होने जा रहा है, उस वक्त यमन के हुतीस की ओर से हमला हुआ है सऊदी अरब के ऊपर। 11 लोग मारे गए हैं। अब जो 11 लोग मारे गए हैं इसमें एक पाकिस्तानी भी है और 7 इसमें सऊदी के लोग हैं और इसमें एक टर्की का भी है। तो आप सोचिए कि हमला हुआ है ठीक उससे पहले जब टर्की के राष्ट्रपति आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जिसमें एक नागरिक टर्की का नागरिक मारा गया, एक पाकिस्तान का नागरिक मारा गया और 7 सऊदी भी मारे गए और यमनी भी मारा गया, यानी यमन का भी एक नागरिक मारा गया और हुतीस इसके पीछे हैं। उसी तरह से इराक में मौजूद जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, वो भी हमला कर रहे हैं। कई सारे इनके जो तेल के कुएं हैं या फिर रिफाइनरीज है उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो सऊदी अरेबिया के ऊपर जो इस वक्त ये हमले हो रहे हैं इससे सऊदी अरेबिया तो परेशान है। और साथ ही साथ जिस तरह से हुतीस ने ये रेड सी पर, लाल सागर, रेड सी में सऊदी के जहाज़ों पर हमला करना शुरू किया है, जिसकी वजह से उसके तेल के टैंकर्स जा नहीं पा रहे हैं। बाब अल मंदेब पर पूरी तरह से ब्लॉकेट करके रखा हुआ है हुतीस ने। तो ये जो मौजूदा हालात है इसको अमेरिका भी यहाँ पर आके इसका हल नहीं निकाल पा रहा। यही वजह है कि सऊदी अरब के ओर से ये सोचा गया कि किस तरह से एक रीजनल अलायंस तैयार किया जाए, सिक्योरिटी अलायंस, जिसके जरिए ईरान और साथ ही साथ ईरान के प्रॉक्सीज का मुकाबला किया जाए। लेकिन जब ये डिफेंस पैक्ट होगा, ये मानकर चलिए जब ये डिफेंस पैक्ट होगा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाएगा, ये तीनों देश जो हैं टर्की और पाकिस्तान, टर्की और पाकिस्तान, अब हम इसको भारत के लिहाज से समझे तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत के यूएई के साथ बहुत बेहतरीन संबंध है, ओमान के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है और पैक्ट्स हैं बहुत सारे, हमने पैक्ट्स करके रखे हैं, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो वाणिज्य के तौर पर और डिफेंस पैक्ट भी हो। वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि भारत और यूएई के बीच डिफेंस पैक्ट भी है। सऊदी अरब के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं, बेहतरीन रिश्ते हैं। लेकिन डिफेंस की अगर बात आती है तो ऐसे में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के ज़्यादा करीब, टर्की भी पाकिस्तान के साथ ज़्यादा करीब। ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था पाकिस्तान के जरिए भारत के ऊपर हमला करने के लिए। अगर ये पैक्ट होता है तो ऐसे में टर्की पाकिस्तान को हथियारों की और भी ज़्यादा खेप देगा। पाकिस्तान के पास तो पैसे है नहीं। अब पैसे किस लिहाज से आएंगे, क्योंकि ये जो ट्राइलेटरल पैक्ट हो जाएगा उसके लिहाज से पाकिस्तान अपनी सेना भाड़े पे दे देगा। वो चाहे तो जब भाड़े पे देगा तो उसको पैसे मिलेंगे, वो पैसे से टर्की से हथियार उठाएगा। अब हो सकता है सऊदी अरेबिया में जो हथियार बनेंगे वो हथियार वो उठाएगा और उसका इस्तेमाल, जाहिर सी बात है कि भारत के साथ कभी भी अगर कोई भी संघर्ष होता है उसमें किया जाएगा। तो भारत के लिए सोचना ज़रूरी है कि ये जो यहाँ पर इस वक्त तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, वो आने वाले वक्त में भारत के जो रिश्ते हैं इन देशों के साथ कैसे होंगे।
क्योंकि सऊदी अरेबिया के जब रिश्ता है पाकिस्तान के साथ और टर्की के साथ, अगर ऐसा डिफेंस पैक्ट रहता है तो क्या भारत सऊदी के साथ रिश्तों को किस स्तर पर रख सकता है और भारत के हित उसमें क्या होंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। अब दूसरी बात आती है चाइना। चाइना भी लगातार सऊदी अरेबिया में अपने जो मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा हब है उसका, चीन का, उसको यहाँ पर बाजार के तौर पर लाना चाह रहा है, यानी कि अपने हथियारों को बेचना चाह रहा है। लेकिन टर्की की अगर एंट्री हो जाती है तो ऐसे में ये मान के चलिए टर्की की एंट्री हो रही है तो उसकी वजह यह है कि चीन की अगर एंट्री होती है तो उसके लिए अमेरिका तैयार नहीं होगा, लेकिन टर्की की अगर एंट्री होती है तो अमेरिका इसलिए तैयार होगा क्योंकि टर्की नाटो का सदस्य है, इस वजह से। इसलिए यहां पर टर्की की एंट्री से कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान की एंट्री की वजह से इसलिए दिक्कत नहीं क्योंकि ये अमेरिका का पालतू है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका के छत्र छाया में जीता है, टर्की नाटो का मेंबर है। इस वजह से सऊदी अरेबिया में इन दोनों की एंट्री और ये जो डिफेंस पैक्ट है इसके लिए करने दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका को पता नहीं है। तो अमेरिका ने सिर्फ इसलिए इजाजत दी है क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया को इस वक्त टर्की से, पाकिस्तान से मदद नहीं मिलेगा तो सऊदी सीधा चीन की ओर जाएगा, क्योंकि चीन का जो ईरान के साथ पैक्ट है वो इसे एकजुट देता है। यानी कि ईरान का इस वक्त जो आका है, एक तरह से कहा जाए आका, वो चाइना है, क्योंकि चाइना से ही हर मदद मिल रही है या फिर रशिया से उसको मदद मिल रही है। हालांकि रशिया से कम मिलती है, सबसे ज़्यादा चीन कर रहा है, क्योंकि ईरान के पास जो डिफेंस सिस्टम है पिछले 5 साल के अंदर उसे पूरी तरह से चाइनीज़ सॉफ्टवेयर से भर दिया गया है। 25 साल का, आगे मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा जो 25 साल का पैक्ट किया गया है चाइना और ईरान के बीच में, ये कितना महत्वपूर्ण है और जिसके ज़रिए चीन ने किस तरह से ईरान के अंदर पूरी अपनी एंट्री बनाई है। शॉर्ट में अगर मैं इस वक्त आपको बता दूं कि ईरान के अंदर जितने भी हथियार हैं और जो भी उसको इस वक्त मारक क्षमता मिल रही है मिसाइल्स के लिए, जो भी उसको जीपीएस कोऑर्डिनेट्स चाहिए, सब कुछ चीन दे रहा है। और इसी वजह से लगातार ईरान इतने सक्सेसफुली अमेरिका के बेसिस को हिट कर रहा है और ये बात अमेरिका जानता है। इसी वजह से चीन के प्रभाव को कम करने के लिए खाड़ी देशों में उसने ये इजाज़त दे दी कि ठीक है, टर्की के साथ, पाकिस्तान के मिल के साथ सऊदी अपना ये डिफेंस पैक्ट कर ले, ताकि उसको जो इमीडिएट इस वक्त एक प्रोटेक्शन चाहिए ईरान के और उसके प्रॉक्सीज से वो मिल जाए। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले वक्त में भारत को भी सोचना होगा कि इस तरह के जो डिफेंस पैक्ट्स हो रहे हैं उसमें भारत अपने आप को किस तरह से रखेगा, किस तरह से इन देशों के साथ अपनी कारोबार, बाकी दूसरे जो बायलैटरल हमारे जो संबंध हैं, द्विपक्षीय हमारे जो संबंध है, उसको आगे कैसे लेकर जाएगा। मानकर चलिए कि भारत भी नज़र बनाए हुए हैं और भारत के साथ, भारत ने जो यूएई और ओमान के साथ अपना जो करार किया है वो एक बहुत स्ट्रैटेजिकली किया हुआ करार है और इसके जो फ़ायदे हैं वो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्यों, अगर ये ट्राइलेटरल डिफेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अगर हुई है तो भारत की जो ओमान के साथ और यूएई के साथ पार्टनरशिप हुई है वो किस लिहाज से भारत को इस इलाके में, इस क्षेत्र में, खाड़ी के इस क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति पर लेकर आता है। आपकी क्या राय है इस ट्राइलेटरल स्ट्रैटेजिक डिफेंस टाई को लेकर, जो अमेरिका के, कह सकते हैं अमेरिका के कहने पर या अमेरिका के हामी भरने के बाद सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान के साथ कर रहा है? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।